हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मेरा 10th लेक्चर है ऑन फर्टिलाइजेशन टॉपिक विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जिसको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में आए हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम वैष्णवी मिश्रा है और मैं एक नीट एजुकेटर हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट की। अंडरस्टूड। सो फार वी हैव कवर्ड oogenesis, menstrual cycle, spermatogenesis, and these topics are uploaded on my YouTube channel. So जो लोग नहीं जानते हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक्चुअली में जो फ्यूजन हो रहा है, किसका फ्यूजन हो रहा है? मेल और फीमेल गैमीट का, है ना। जो मेल और फीमेल गैमीट है, मेल गैमीट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट दैट इज ओवम, दोनों के दोनों जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब उनका फ्यूजन होता है, उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन को कई बार सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं, बट सिनगैमी इज एक्चुअली अ स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी असल में एक स्टेप है फर्टिलाइजेशन का। हालांकि आप फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। अंडरस्टूड। सो फर्टिलाइजेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं वो मैंने मेंशन किया है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। वन इज कैपेसिटेशन। अंडरस्टूड। देन देयर इज कीमो अट्रैक्शन, acrosomal reaction, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ZP3 रिसेप्टर ऑन द जोना पेल्यूसिडा। उसके बाद से फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ओवोसाइट। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, कॉर्टिकल रिएक्शंस, और फाइनली आपका और भी चीज़ें होती हैं जैसे प्लाज्मोगैमी, है ना, सिनगैमी एंड एम्फीमिक्सिस। और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टूड। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। हम सबको मालूम है कि सबसे पहले क्या हो रहा है? इंसेमिनेशन हो रहा है ना। इंसेमिनेशन का मतलब क्या हो रहा है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन का मतलब है कि जो सीमेन है दैट इज डिस्चार्ज इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल। फीमेल में जो सीमेन है मेल का, उसका डिस्चार्ज हो रहा है। यस और नो, वी कैन से डिपोजिशन। किस चीज़ का डिपोजिशन हो रहा है? सीमेन का, ऑफ सीमेन। और ये डिपोजिशन कहाँ हो रहा है? इन वेजाइना। और एक इजैकुलेट में कितना ml सीमेन होगा? वन इजैकुलेट में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था मैंने कि वन इजैकुलेट जो है इट कॉन्टेन्स अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 ml सीमेन। समझ में आ रहा है? और उसमें स्पर्म कितने होंगे? अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, एक इजैकुलेट में 200 से 300 मिलियंस क्या होंगे? स्पर्म प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जब इंसेमिनेशन हो गया, विजाइना के अंदर जो है स्पर्म का ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद से स्पर्म जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना। इट विल मूव टू द सर्विक्स। तो बेसिकली ओनली 1% स्पर्म विल रीच द सर्विक्स। कहने का मतलब है, अगर सपोज 200 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन स्पर्म ही सर्विक्स में पहुंचेगा, यानी सिर्फ 1% स्पर्म ही सर्विक्स में पहुंचेगा। रीज़न क्या है? कि जो वेजाइना का इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है ना, क्योंकि वहाँ पर एसिडिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफाइलस। ये सब बातें मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो उनकी डेथ हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारे स्पर्म जो है उनमें फ्रक्टोज की कमी की वजह से वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं और वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी भी, कई स्पर्म जो है वो खो सकते हैं। और उसके अलावा जो आपका वेजाइना है वो जो है स्पर्म को एज अ फॉरेन एजेंट या एज अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म ट्रीट करती है। और विजाइना जो है इट स्टार्ट फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स कि अगर 200 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हुआ है तो सिर्फ 1% स्पर्म ही रीच करेंगे सर्विक्स में। समझ में आया? और सिर्फ 200 से 250 स्पर्म ही सेकेंडरी ओवोसाइट के पास पहुंचेंगे। वी नो वेरी वेल कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? साइट क्या है फर्टिलाइजेशन का? तो दैट इज द एम्प्यूला रीजन, है ना। फैलोपियन ट्यूब का जो एम्प्यूला रीजन है विच इज द वाइडेस्ट पार्ट, वहीं पर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन इज अचीव्ड। अगर एम्प्यूला ऑप्शन में नहीं है देन यू हैव टू चूज एम्प्यूलरी इस्मिक जंक्शन। और स्पर्म की वायबिलिटी कितनी होती है? बताइए, वायबिलिटी अगर हम लोग बात करें स्पर्म की तो ये बातें पहले हो चुकी हैं। स्पर्म की जो वायबिलिटी है वो कितने देर की होती है? दैट इज 72 आवर्स। और अगर हम लोग बात करें ओवम की वायबिलिटी के बारे में, वायबिलिटी ऑफ ओवम, है ना, तो वो कितनी होती है? वो 24 आवर्स होती है। इज दिस क्लियर और नॉट? ये सब चीज़ें हम लोगों को पता है
है ना, ये सब बातें जो है हमें पता है। इज दिस क्लियर कि नहीं? स्पर्म जो है इट स्विम्स फ्रॉम द वेजाइना इनटू द सर्वाइकल कैनाल विद द हेल्प ऑफ, उसके पास जो फ्लैजिला है ना, फ्लैजिला इज शोइंग विप लाइक मूवमेंट। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है, अंडरस्टूड। उसके बाद एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप लिखो उस चीज़ को, कि जो सीमेन है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी प्रेजेंट होता है। सीमेन के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है किसका, स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस का, जिसकी वजह से स्पर्म्स आर सक्ड, है ना, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उसके वजह से भी जो आपका ये है स्पर्म है वो अंदर की तरफ क्या होता है, मूव करता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये सब चीज़ें भी यू शुड बी नोइंग। तो वो सब समझने से पहले वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एग, ठीक है, और द सेकेंडरी oocyte, प्रिसाइजली वी शुड से सेकेंडरी oocyte, है ना। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन के समय जो स्ट्रक्चर रिलीज हो रहा है वो एक्चुअली में क्या है, दैट इज द सेकेंडरी oocyte विच इज गोइंग टू बिकम द फ्यूचर ओवम, है ना। तो उसका स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसा दिखता है। तो सपोज दिस इज द, यू कैन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, है ना। ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी oocyte का, जिसको oolemma के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte। और ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, किस समय रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन के समय रिलीज हुआ। एक्चुअली में दिस इज अरेस्टेड, है ना। इसमें क्या हुआ था, मियोसिस 2 शुरू हुआ था। याद करो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ बताया हुआ है। जो लोगों को नहीं पता, जो लोग पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर मेरा देख लीजिए। मियोसिस 2 इसमें क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, बट गेट अरेस्टेड, लेकिन मियोसिस कंप्लीट नहीं हो पाया, ये अरेस्ट हो जाता है। कब, किस स्टेज पे, एट मेटाफेज 2 स्टेज। यस और नो, मेटाफेज 2 स्टेज में क्या हो रहा है कि जो मियोसिस 2 है वो आपका अरेस्ट हो जा रहा है। ये कैसे अरेस्ट जो है वो ख़त्म होगा, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? ये बातें अभी तक समझ में आई? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, अदरवाइज़ मुझे कैसे समझेगा। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर में एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है ना, विच इज़ एक्चुअली सिक्रीटेड बाय द सेकेंडरी oocyte इटसेल्फ। और ये जो नॉन सेलुलर लेयर है इसको हम जोना पेल्यूसिडा बोल रहे हैं। यस और नो? और जोना पेल्यूसिडा के बाहर क्या प्रेजेंट होगा, जोना पेल्यूसिडा जो है उसके बाहर आपके कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। ये देखो, ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, और ये जो ग्रैनुलोसा सेल है विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द, यू कैन से, जोना पेल्यूसिडा या आउटसाइड द सेकेंडरी oocyte, उन ग्रैनुलोसा सेल को हम स्पेशली कोरोना रेडिएटा बोल रहे हैं। तो कोरोना रेडिएटा इज एक्चुअली व्हाट, ये एक प्रकार का ग्रैनुलोसा सेल ही है, लेकिन इस ग्रैनुलोसा सेल जो कि सेकेंडरी oocyte के बाहर है उसका एक स्पेशल नेम बस दे रहे हैं, उसको हम कोरोना रेडिएटा बोल दे रहे हैं। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अब ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं या कोरोना रेडिएटा है वो आपस में चिपके हुए हैं, किसकी मदद से, हाइलुरोनिक एसिड की मदद से, ठीक है। वो किस की मदद से चिपके हुए हैं, एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड की मदद से। म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है, और वो जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है उसको हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। यस और नो? जो इसको चिपका रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? ये आपका क्या हो गया, दिस इज नोन एज हाइलुरोनिडेज एंजाइम। तो यहाँ पे लेट मी, यू कैन से लेबल दिस, इसको हम लोग लेबल कर सकते हैं। तो ये हो गया, दिस इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, जिसको oolemma के नाम से भी जान सकते हैं। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte कैन बी टर्म्ड एज oolemma। समझ में आ रहा है कि नहीं? oolemma के नाम से उसको हम जानते हैं। उसके अलावा दिस इज व्हाट, दिस इज द जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा है। जोना पेल्यूसिडा के बारे में मैंने आपसे पहले भी बताया है, ये एक नॉन सेलुलर लेयर है ना। ये सेल का नहीं बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। सो इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर। और इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, कौन सिक्रीट कर रहा होता है, तो इट इज़ सिक्रीटेड बाय सेकेंडरी oocyte इटसेल्फ। इसीलिए जोना पेल्यूसिडा को हम प्राइमरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्राइमरी मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि सेकेंडरी oocyte खुद से सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी मेम्ब्रेन। सेकेंडरी मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जिसको वी कैन से
जो हमारा ओवरी है वो प्रोड्यूस करे, है ना। ओवरी अगर किसी मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करता है तो उसको हम कोरोना यू कैन से सेकेंडरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, कोरोना रेडिएटा। वो किसका बना हुआ है, ग्रैनुलोसा सेल्स का बना हुआ है। इज दिस क्लियर। और जिसकी मदद से कोरोना रेडिएटा आपस में चिपका हुआ है उसको हम बोल रहे हैं हायालुरोनिक एसिड। क्या बोल रहे हैं उसको हम, हायालुरोनिक एसिड। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम अलॉन्ग विद मी ओनली। एंड ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है साइटोप्लाज्म किसका, सेकेंडरी ओवोसाइट का। इसी के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा। चलो यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना दिया जाए तो ये जो है स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। अंडरस्टूड। और ये जो स्पेस होता है बिटवीन द जोना पेल्यूसिडा एंड द ओलेमा, ओलेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी ओवोसाइट, उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस। What is actually perivitelline space? Perivitelline space is the space between, it is the space between zona pellucida, ZP मतलब zona pellucida and plasma membrane of the secondary oocyte, जिसको हम वन वर्ड में क्या बोल रहे हैं, ओलेमा। Is this clear or not? ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। बताइए ये डायग्राम में किसी को डाउट है? Is this clear? This diagram is clear everyone? यस और नो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ओवोसाइट, या फिर आप इसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओवम भी बोल सकते हैं। हालांकि ओवम जो है ये सेकेंडरी ओवोसाइट में जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बनता है ना। ये बात हम लोगों ने पहले की थी, बताया हुआ है मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें। अब क्या हो रहा है बेसिकली, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली अकरिंग, है ना। ये डायग्राम जो है ये प्लीज़ आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग प्लीज़ बना लीजिए, ठीक है। और एक बार देखिए आप लोग, इसमें कोई डाउट है, अगर डाउट लग रहा है तो यू हैव टू जस्ट राइट कमेंट बॉक्स में आप लिखिए यस और नो। इज दिस क्लियर, श्योर। सो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, इंसेमिनेशन होगा, है ना। इंसेमिनेशन होने की वजह से क्या होगा, जो स्पर्म है इट विल बी डिपॉजिटेड इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल। स्पर्म है ना जो कि सीमेन के अंदर मौजूद है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। कहाँ पर, वेजाइना ऑफ द फीमेल में डिपोजिशन होगा, किसमें, किसका, सीमेन का। और उसी सीमेन में 10% स्पर्म होता है ना। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो आप सीमेन है उसमें 90% सेमाइनल डिस्चार्ज है और 10% उसमें क्या होता है, स्पर्म होता है। तो डिपोजिशन होगा किसका, सीमेन का, इन द you can say vagina which is a part of female you can no reproductive tract, female accessory या secondary accessory duct होता है ना। in case of you can say female में हम लोगों ने पढ़ा था इसको, ठीक है। फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स में हम लोगों ने पढ़ा था वेजाइना का नाम। इज दिस क्लियर और नॉट। इट इज़ अ फीमेल सेकेंडरी एसेसरी डक्ट जो कि सर्विक्स के साथ मिलकर एक बर्थ कैनाल बना रहा था। वेजाइना जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन था और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने बताया था कि जो ब्लड है वो भी वेजाइना के थ्रू ही बाहर निकलता है। तो यहाँ पर सीमन का डिपोजिशन हो गया, कहाँ पर, वेजाइना में। अब उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से जो सीमेन है ना वो जल्दी जल्दी यू कैन से मूव करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें एक प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखवाया है, फर्स्ट प्रोसेस में ही, फर्स्ट स्टेप में ही आपको लिखवाया है कैपेसिटेशन, है ना। कैपेसिटेशन जो है वो अब होना शुरू होगा। अब व्हाट इज़ कैपेसिटेशन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब इसमें क्या होगा, कैपेसिटेशन होगा। कैपेसिटेशन का क्या मतलब होता है, कैपेसिटेशन का मतलब होगा कि जो ये यू कैन से स्पर्म है, स्पर्म का जो यू नो कि द होल स्पर्म इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, यस और नो। तो कैपेसिटेशन में क्या होता है, स्पर्म का एक्टिवेशन होता है। एक्चुअली में द स्पर्म गेट्स एक्टिवेटेड, स्पर्म का क्या होगा, यहाँ पर एक्टिवेशन होगा। देखिए आपको मालूम है कि जो स्पर्म का हेड है, स्पर्म के हेड में मैंने आपको पढ़ाया था एक कैप लाइक
स्ट्रक्चर मौजूद है, एक हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको हम एक्रोजोम बोलते हैं। और उस एक्रोजोम में कई सारे एंजाइम्स भरे होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। उन एंजाइम्स के ऊपर भी हम बाद में आएंगे। वैसे मैंने ये सब पहले भी आपको बता दिया है स्पर्म की स्ट्रक्चर में। तो जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल होगा। क्यों रिमूवल होगा? ताकि एक्रोजोम जो है उसके अंदर पोर्स बन सके और एंजाइम्स उससे बाद में चलकर रिलीज हो सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जो क्या करेंगे हम लोग, रिमूवल करेंगे किसका? मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल का। समझ में आया कि नहीं? ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेशली एट द एक्रोजोम पोर्शन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कैपेसिटेशन में? एक तो हम लोग कर रहे हैं रिमूवल। किसका रिमूवल कर रहे हैं? ऑफ मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल। मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल का हम रिमूवल कर रहे हैं ओवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Yes or no? Removal of the membrane cholesterol over the plasma membrane. या यू कैन से बेसिकली एट द एक्रोजोम, है ना, ताकि एक्रोजोम के अंदर पोर्स बन सके और उसके एंजाइम्स निकल सकें, सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन बी इजीली फैसिलिटेटेड। उसके अलावा क्या हो रहा है? एंट्री हो रही है कैल्शियम आयंस की। कैपेसिटेशन में कैल्शियम आयंस की एंट्री भी हो रही है। और आपको मालूम होगा कि जो कैल्शियम आयंस है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट? इन द मूवमेंट और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे कैल्शियम आयन की एंट्री होगी और कैल्शियम आयन जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज दिस क्लियर और नॉट? अब कैपेसिटेशन कहाँ हो रहा है? वेयर इज, व्हाट इज द साइट ऑफ कैपेसिटेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो कैपेसिटेशन का जो साइट है इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जैसे कि वेजाइना, सर्विक्स, यूटरस, उसके अंदर ही क्या हो रहा है? कैपेसिटेशन हो रहा है। तो इट इज़ अकरिंग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही कैपेसिटेशन हो रहा है, वेजाइना, सर्विक्स में, और यू कैन से जो यूट्रस है वहाँ पर क्या हो रहा है? कैपेसिटेशन हो रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? कैपेसिटेशन को अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स लग सकता है। कैपेसिटेशन होने में 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? और जो वेजाइना से लेकर, अगर हम बात करें वेजाइना से लेकर जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है दैट इज़ द एम्प्यूला रीजन, वहाँ पर यू कैन से जो क्या बोल सकते हैं, जो लेंथ है वो कितने का है? वो 30 सेंटीमीटर के अराउंड का है ना। और स्पर्म का जो मूवमेंट होता है, स्पर्म का जो मूवमेंट होता है वो 1 to 4 mm होता है, मिलीमीटर होता है पर यू कैन से मिनट। हर मिनट में ये कितना मूव कर रहा होता है? 1 से 4 मिलीमीटर मूव कर रहा होता है। लेकिन कैपेसिटेशन के बाद ही ये प्रॉपर तरीके से मूवमेंट शो करेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? इसके पहले अगर स्पर्म बहुत जल्दी विदाउट कैपेसिटेशन मूवमेंट करके अगर इस ओवम तक पहुंच जाता है, सेकेंडरी oocyte तक पहुंच भी जाता है, तो भी उसका फ्यूजन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? पहले के समय में जो साइंटिस्ट थे वो कैपेसिटेशन के बारे में नहीं जानते थे, इसी वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेल हो रहे थे। इज दिस क्लियर और नॉट? क्योंकि अगर विदाउट कैपेसिटेशन हम लोग स्पर्म को ओवम के साथ फ्यूज़ करवाने की कोशिश करेंगे तो उस समय फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? और नेचुरली कैपेसिटेशन कहाँ हो रहा होता है? इट इज़ अकरिंग इन द फीमेल यू कैन से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। इज दिस क्लियर और नॉट? नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज द कीमो अट्रैक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कीमो वर्ड का मतलब ही होता है केमिकल, है ना। कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल होता है। अब क्या होता है ना कि स्पर्म्स जो होते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ओवम के लिए। कैसे? अब यहाँ पे कुछ केमिकल्स होता है जो कि ओवम भी प्रोड्यूस करेगा और स्पर्म भी प्रोड्यूस करेंगे, जिसके वजह से स्पर्म गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द ओवम एंड स्पर्म स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ओवम। इज दिस क्लियर और नॉट? और ये जो कीमो अट्रैक्शन होता है दिस इज स्पीशीज स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। स्पीशीज स्पेसिफिक मतलब कि ह्यूमन का स्पर्म होगा, ठीक है, तभी जाकर यहाँ पर कीमो अट्रैक्शन होगा। किसी और स्पीशीज़ का अगर स्पर्म होगा तो फिर फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इन केस ऑफ ह्यूमंस वी आर टॉकिंग, तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। इज दिस क्लियर और नॉट? इसमें क्या हो रहा है? कीमो अट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि जो स्पर्म है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओवम। स्पर्म्स आर अट्रैक्टेड
ठीक है, टुवर्ड्स ओवम। स्पर्म जो है दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ओवम। अब इसमें क्या हो रहा होता है ना एक्चुअली में कि ओवम जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है एक चीज़ या फिर एक केमिकल जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन। क्या प्रोड्यूस कर रही होती है? फर्टिलाइजिन। यस और नो, जो कि क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ये क्या है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। इज दिस क्लियर और नॉट? और स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है एंटी फर्टिलाइजिन जो कि एक एसिडिक प्रोटीन है। Is this clear or not? Sperm is producing an acidic protein that is anti-fertilizing, और जो ओवम है इट इज़ प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजिन विच इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन। ओवम यहाँ पर मैंने बस ऐसे लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी उसको ओवम बोल रही है। एक्चुअली में यहाँ पर ओवम मुझे नहीं लिखना चाहिए था, मुझे सेकेंडरी ओसाइट लिखना चाहिए, बट ठीक है, ओवम के साथ भी आपका आंसर सही होगा क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट ही फ्यूचर में ओवम बनेगा। अंडरस्टूड और नॉट? अब कीमो अट्रैक्शन की वजह से अ नंबर ऑफ स्पर्म गेट्स अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द एग। अंडरस्टूड और नॉट? ये समझना होगा कि स्पर्म जो है वो आपका जाएगा और वो अटैच होना चाहेगा किसके साथ? सरफेस ऑफ द एग के साथ। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? देखो, पहले कैपेसिटेशन में क्या हुआ? बेसिकली दो चीज़ें हुई, मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल और कैल्शियम आयंस की एंट्री, है ना। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई। देखो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आई होप आपको समझ में आया होगा। और कैपेसिटेशन का साइट क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। उसके बाद क्या हो रहा है? कीमो अट्रैक्शन हो रहा है विच इज़ स्पीशीज स्पेसिफिक। यस और नो? इसमें क्या हो रहा है कि स्पर्म जो है दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ओवम। इसमें कुछ केमिकल का रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से स्पर्म जाकर ओवम के सरफेस के साथ क्या होने लगता है? चिपकने लगता है। अब लेकिन उसके पहले देखो यहाँ पे एग याद करो, ये एग का स्ट्रक्चर है। अब एग के पास जैसे मान लो यहाँ पे स्पर्म्स पहुँचे, यहाँ पर कुछ स्पर्म्स जो हैं ये पहुँच गए, लेकिन क्या ये स्पर्म जो है वो तुरंत सेकेंडरी oocyte तक पहुँच पाएंगे? यहाँ तक पहुँच पाएंगे? वो नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों नहीं पहुँच पाएंगे? क्योंकि उसके पास कुछ बैरियर्स हैं, है ना। कौन कौन से बैरियर्स हैं जिसको स्पर्म को क्रॉस करना है? तो आप देख सकते हो उन बैरियर्स को अच्छे से, आसानी से। वो कौन कौन से बैरियर हैं जिसे उसे क्रॉस करना होगा? तो यहाँ पर यू कैन सी, ये देखो यहाँ पे आपका क्या है? दिस इज़ द कोरोना रेडिएटा, है ना। देन हाइलुरोनिक एसिड भी है, उसके बाद से फिर जोना पेल्यूसिडा भी है। यस और नो? उसके बाद से फिर आपका आ जाता है क्या चीज़? फिर आएगा आपका सेकेंडरी oocyte, यानी कि जो स्पर्म है, व्हेन स्पर्म हैज़ टू इंटर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte, इट हैज़ टू क्रॉस सर्टेन बैरियर्स। एंड व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दीज बैरियर्स? एक तो हाइलुरोनिक एसिड हो गया, देन कोरोना रेडिएटा हो गया, देन जोना पेल्यूसिडा हो गया, देन ओनली इट विल रीच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। यस और नो? तब अब क्या होगा ना कि इन बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा, है ना। उसकी वजह से आपको मैंने बताया था कि जो स्पर्म का हेड होता है, जिसको नहीं पता है वो मेरा लेक्चर जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है उसको देखिएगा। स्पर्म का जो हेड होता है उसके एंटीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? एक्रोजोम, है ना। कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये स्पर्म का हेड है, इसमें जो आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्रोजोम। अब इस एक्रोजोम में क्या होते हैं? इट हैज़ न्यूमरस अमाउंट ऑफ एंजाइम्स। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने पहले भी बात किया है इस एंजाइम्स के बारे में। हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है ना। देन आपका न्यूरामिनिडेज होता है ना। देन कैथेप्सिन होता है। उसके अलावा भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये सब एंजाइम्स हैं जो कि एक्रोजोम में प्रेजेंट होता है, जिसको कॉमनली हम स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, जो कि इन लेयर्स को क्या करेंगे? बेसिकली डाइजेस्ट करेंगे, डिजोल्व करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? एक्रोजोम रिएक्शन के बारे में। देखो यहाँ पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन, तो सपोज देखो यहाँ पे फिर से देखो, सपोज दिस इज द oolemma, है ना। ये क्या है? oolemma। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ oolemma? इट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। उसके बाहर पे ये जो स्ट्रक्चर है, सपोज ये जो है स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट जोना पेल्यूसिडा, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं? जोना पेल्यूसिडा,
ठीक है। और इस जोना पेल्यूसिडा के ऊपर रिसेप्टर होता है जिसको ZP3 रिसेप्टर बोलते हैं। ये जो ZP3 रिसेप्टर है जोना पेल्यूसिडा के ऊपर, ये भी स्पीशीज स्पेसिफिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी स्पीशीज स्पेसिफिक है। जैसे कि कीमो अट्रैक्शन वॉज स्पीशीज स्पेसिफिक, वैसे ही जोना पेल्यूसिडा के ऊपर जो ZP3 रिसेप्टर है वो भी स्पीशीज स्पेसिफिक है। अब ये जोना पेल्यूसिडा के बाहर क्या था? यहाँ पर देखो, ये कोरोना रेडिएटा था, राइट? ये कोरोना रेडिएटा था। और कोरोना रेडिएटा जो है ये किसकी हेल्प से एक्चुअली चिपका हुआ था? कोरोना रेडिएटा है ये। और कोरोना रेडिएटा जो है वो किसकी मदद से चिपका हुआ था? बताओ, यहाँ पर क्या था? यहाँ पे सपोज दिस इज द हाइलुरोनिक एसिड, है ना, जो कोरोना रेडिएटा को क्या कर रहा है? आपस में चिपका रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज सपोज द हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। और यहाँ पर स्पर्म जो है, स्पर्म हैज़ टू क्रॉस ऑल दीज थिंग्स। समझ में आया? स्पर्म को इन बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा और तभी जाकर ये स्पर्म जो है वो एंटर करेगा। कहाँ पर एंटर करेगा? तो सेकेंडरी ओसाइट के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। समझ में आया? तो इसके लिए जो एक्रोसोम है उसके अंदर पोर्स बनने लगेंगे क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उसका रिमूव हो चुका है और उससे इंजाइम्स रिलीज होंगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इसमें जो कॉमनली जो इंजाइम्स होती हैं उसको स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं। ऑल enzymes collectively in the acrosome are called sperm license। अब इसमें कौन कौन से enzymes हैं? लेट्स टॉक अबाउट देम। तो इसमें आपका क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? एक तो प्रेजेंट होगा हायालुरोनिडेज। हायालुरोनिडेज, हायालुरोनिडेज एज द नेम सजेस्ट किसको डाइजेस्ट करेगा? हायालुरोनिक एसिड को। देन उसके बाद कौन सा बैरियर आता है? कोरोना रेडिएटा। तो उसके लिए इंजाइम होगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम CPE। यस और नो? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। उसके बाद से क्या आता है आपका? देन इट इज़ द जोना पेल्यूसिडा, है ना। उसके लिए क्या होता है? जोना लाइसिन होता है, या उसको हम एक्रोसिन बोलते हैं। एक्रोसिन किसको डाइजेस्ट कर रहा है? किसको ब्रेक डाउन कर रहा है? जोना पेल्यूसिडा को। यस और नो? तो इट्स डाइजेस्ट जोना पेल्यूसिडा। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद से जो ओलेमा है, ओलेमा को बेसिकली ब्रेक करने के लिए या उसके अंदर पोर बनाने के लिए देयर इज ऑल्सो एन एंजाइम जिसको बोलते हैं डिसइंटीग्रिन पेप्टाइडेज, डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड्स। अंडरस्टूड? डिसइंटीग्रिन पेप्टाइडेज या पेप्टाइड्स नाम का एंजाइम होगा जो कि ओलेमा को भी डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ बेसिकली कि जो स्पर्म है ना, स्पर्म जो है वो कहाँ पर आ गया? स्पर्म जो है वो यहाँ पर आ गया। इज दिस क्लियर? यहाँ स्पर्म यहाँ आ गया। देखिए जो आपका मेम्ब्रेन है सेकेंडरी ओसाइट का, स्पर्म यहाँ पर आ गया। कैन यू सी? देखो सब लोग एक सेकेंड, यहाँ देखो स्पर्म, देखो यहाँ आ गया। यस और नो? यस और नो? ZP3 रिसेप्टर के साथ बहुत सारे स्पर्म बाइंड करेंगे, लेकिन जो सेकेंडरी ओसाइट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको ओलेमा बोलते हैं, उससे एक ही स्पर्म बाइंड करेगा। उसके बाद पॉलीस्पर्मी यानी कि एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इज एक्चुअली ब्लॉक्ड। हाउ इट इज़ ब्लॉक्ड वो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन जैसे ही स्पर्म एंटर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट, वैसे ही मैंने आप लोगों को oogenesis में पढ़ाया था कि जो यू कैन से मियोसिस 2 है किसका? सेकेंडरी oocyte का, वो कंप्लीट हो जाएगा विच वॉज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज। यस और नो? ये आपको पहले ही मैंने बात बता दी थी। इज इज क्लियर और नॉट? अब यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली एग एक्टिवेशन होगा। एग एक्टिवेशन कब हो रहा है? व्हेन स्पर्म बाइंड्स टू द मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte ओलेमा, और फर्दर ये साइटोप्लाज्म में एंटर भी कर जाएगा। यस और नो? ऑन स्पर्म एंट्री वी कैन राइट एग एक्टिवेशन कब होगा? स्पर्म की एंट्री की वजह से होगा, क्योंकि स्पर्म एक्चुअली एक केमिकल यहाँ पर रिलीज करेगा जिसको फर्टिलिन बोलेंगे। ये फर्टिलाइजिन नहीं है, ये फर्टिलिन है। अंडरस्टूड और नॉट? अब ये फर्टिलिन नाम का केमिकल क्या करता है? आपको याद होगा कि वो मेटाफेज 2 स्टेज पे क्या था? अरेस्टेड था। ठीक है। तो ये जो फर्टिलिन है ये ब्रेक कर देगा। किसको ब्रेक कर देगा? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को। ये बात ऑलरेडी हो चुकी थी। कब? oogenesis में। फर्टिलिन विल ब्रेक द मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को ये क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा और टर्न ऑन कर देगा, टर्न्स ऑन एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC। ये सब बात हो चुकी थी कि नहीं?
यस और नो, ये बात हो चुकी थी। एग एक्टिवेशन होगा स्पर्म की एंट्री की वजह से। स्पर्म विल रिलीज फर्टिलिन विच विल ब्रेक द मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एंड इट विल टर्न ऑन द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एग है उसमें जो है एनाफेज आ जाएगा, है ना, मेटाफेज से फिर एनाफेज आ जाएगा और उसके बाद से फिर टीलोफेज आएगा और जो मियोसिस 2 है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और जो सेकेंडरी oocyte है, सपोज दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte है, समझ में आया। उसमें जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था oogenesis में। इससे क्या बनेगा, ओवम बनेगा, है ना, और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। यस और नो, इसमें क्या बनेगा, ओवम बनेगा या इसी को हम oootid बोलते हैं। और क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। यस और नो, ये जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों डिविजन्स oogenesis में अनइक्वल डिवीजन हुआ करते थे। ये सब बात हो चुकी थी हम लोगों की पहले ही। क्यों अनइक्वल हुआ करते थे, ताकि जो सेकेंडरी oocyte का पूरा साइटोप्लाज्म है वो ओवम को मिल सके। और सेकेंडरी oocyte को साइटोप्लाज्म कहाँ से मिला था, प्राइमरी oocyte के साइटोप्लाज्म से मिला था। इज दिस क्लियर और नॉट। इसमें कौन सा डिवीजन इक्वल है, कौन सा डिवीजन अनइक्वल है मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में दो चीज़ें हो रही हैं ना, एक तो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन जो कि इक्वल है, और दूसरा साइटोकाइनेसिस दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, वो डिवीजन अनइक्वल है। ये सब बात हो चुकी थी। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि आप मुझे बताओ कि मियोसिस 2 सेकेंडरी oocyte का किस जगह पर कंप्लीट हुआ, कौन से रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में कंप्लीट हुआ, तो आप बोलोगे एम्प्यूला में। आप ओवरी लिख कर नहीं आओगे। कहाँ पर मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, एम्प्यूला में, क्योंकि सेकेंडरी oocyte स्पर्म का वेट कहाँ पर कर रहा है, एम्प्यूला में। यस और नो, टेल मी। और अगर आपसे पूछा जाए कि मियोसिस 2 फर्टिलाइजेशन होने के पहले खत्म हो गया या फर्टिलाइजेशन होने के बाद हुआ, तो आप बोलोगे बिफोर फर्टिलाइजेशन। यस और नो, इट इज अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और यू कैन से बिफोर फर्टिलाइजेशन या बिफोर सिनगैमी। इज दिस क्लियर और नॉट। ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। आई होप ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, है ना, ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझेंगे बेसिकली कि देयर शुड बी अ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब क्या होगा, देयर शुड बी ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, है ना। पॉलीस्पर्मी को हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखिए, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म की एंट्री ना हो जाए, उसको हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। इज इज क्लियर, उसको हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक हम कैसे करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे दो प्रकार का ब्लॉक होता है पॉलीस्पर्मी के लिए। एक होता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जो उतना अच्छा नहीं माना जाता लेकिन फास्ट होता, जल्दी होता है ना। लेकिन जो मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो ज़्यादा रिलाई करते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी पे। यस और नो, मोस्टली स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी पे वो रिलाई करेंगे। इज दिस क्लियर। अब ये क्या है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये जो ओवम है, सपोज दिस इज द ओवम, है ना, और उसके बाहर जो नॉन प्रोटीनेशियस नॉन सेलुलर लेयर है, वो कौन सा लेयर है, वो जोना पेल्यूसिडा है ना। ये क्या हो गया, दिस इज सपोज द ओवम, और ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी oocyte भी आप लिख सकते हो, है ना, कि सेकेंडरी oocyte भी लिख सकते हो, ओवा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, चलो ओवम ही लिख देते हैं। और ये क्या हो गया, दिस इज द जोना पेल्यूसिडा ZP। यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओवम हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, जोना पेल्यूसिडा हो गया। यस और नो, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोल रहे हैं, जोना पेल्यूसिडा, और ये क्या है, दिस इज द ओवम। अब क्या हो रहा है ना, बेसिकली जब यहाँ पर, है ना, जब यहाँ पर एक स्पर्म यहाँ पर आकर बाइंड करता है ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, उस समय क्या होता है, देयर इज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयंस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है, अंदर चला जाता है सोडियम आयन, और सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो जाता है। द मेम्ब्रेन गेट्स डीपोलराइज्ड। व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन अ स्पर्म गोज एंड बाइंड्स टू द oolemma, What is oolemma? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म बाइंड करेगा, वैसे ही क्या होगा, द मेम्ब्रेन विल डीपोलराइज। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ, ये आप लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा, है ना। अंदर में कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बाहर में कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और इसके वजह से क्या होगा कि जो सेकेंड स्पर्म है या जो बाकी के स्पर्म है, दे फेल टू टच द oolemma।
जो सेकेंड स्पर्म है या जो बाकी के स्पर्म है, दे आर नॉट एबल टू नाउ इंटर इनसाइड द oolemma. Is this clear or not? Or they are not allowed, or they are not, capable of entering the cytoplasm of the secondary oocyte because the membrane depolarizes. Why the membrane depolarizes? Due to the entry of sodium ions. और डिपोलराइजेशन के समय अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव और बाहर का नेगेटिव हो जाएगा. बट यू नो वेरी वेल कि डिपोलराइजेशन बहुत समय तक तो लागू नहीं होगा, है ना. ऐसा तो नहीं है कि ये जो डिपोलराइजेशन है ये बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा, नहीं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. इसलिए जो ह्यूमंस हैं दे कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन डिपोलराइजेशन और फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. इज दिस क्लियर और नॉट? इसीलिए क्या होता है, वी प्राइमरली रिलाई ऑन, जो ह्यूमंस होते हैं उनका जो पॉलीस्पर्मी है, इट इज़ बेसिकली रिलाइंग ऑन द स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. अब इस स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में क्या हो रहा है कि व्हेन अ स्पर्म एंटर्स, है ना, एंड टचेज द oolemma, ठीक है, और या फिर जब स्पर्म जो है वो एंटर कर रहा है कहाँ पर, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte, उसी समय क्या हो रहा होता है बेसिकली कि ये जो वी कैन से कि जो ये होता है मेम्ब्रेन होता है उसके पास आयन चैनल्स होते हैं, जो किसके होते हैं, दे आर कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल. अंडरस्टूड और नॉट? और ये ओपन हो जाता है व्हेन द कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन्स व्हेन अ स्पर्म एंटर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte. अब ये जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte है उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, समझ में आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ग्रैन्यूल्स भी होते हैं. और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं इसके बारे में भी मैंने पहले बताया था और बोला था कि जब स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं इसका नाम होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. समझ में आया? ये जो ग्रैन्यूल्स हैं इसका नाम है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, एंड दीज ग्रैन्यूल्स आर एक्चुअली फिल्ड विथ एंजाइम्स. अंडरस्टूड और नॉट? सो व्हेन a sperm enters inside the cytoplasm of the secondary oocyte, what actually happens? What actually happens that the calcium voltage gated ion channel opens. ये जो कैल्शियम का वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है ये खुल जाता है और उसके वजह से देयर इज रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इनसाइड. कैल्शियम आयंस अंदर घुसने लगेगा और कैल्शियम के अंदर एंट्री की वजह से क्या होगा कि ये जो आपका कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये पेरीविटिलाइन स्पेस में चले जाएंगे. समझ में आया कि नहीं? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे? पेरीविटिलाइन स्पेस में चले जाएंगे. कौन से प्रोसेस से चले जाएंगे पेरीविटिलाइन स्पेस में? एक्सोसाइटोसिस से. समझ में आया? कौन से प्रोसेस से पेरीविटिलाइन स्पेस में जाएंगे? एक्सोसाइटोसिस से. एंड दीज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विल फिल द कंप्लीट पेरीविटिलाइन स्पेस ड्यू टू विच नो फर्दर स्पर्म कैन इंटर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte. तो इसको हम बोलेंगे स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. क्या बोला मैंने कि व्हेन स्पर्म एंटर्स साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, what actually happens? इस समय क्या हो रहा है? जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये क्या हो जा रहा है? ये ओपन हो जा रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इनफ्लक्स यानी एंट्री. किसकी एंट्री? कैल्शियम आयंस की. इन्फ्लक्स हो गया इसमें किसकी? कैल्शियम आयंस की. और जो आपका कैल्शियम आयंस की एंट्री की वजह से क्या हुआ कि कैल्शियम जो है इट मूव्स. समझ में आया? कैल्शियम जो है ये क्या कर रहा है? अंदर आया और इसने क्या किया? बेसिकली एक्सोसाइटोसिस किया. एक्सोसाइटोसिस. किसका एक्सोसाइटोसिस किया? एक्सोसाइटोसिस किया ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का. एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. कहाँ पर एक्सोसाइटोसिस किया कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का? इन पेरीविटिलाइन स्पेस. समझ में आया कि नहीं? और उसकी वजह से नो मोर स्पर्म इज एबल टू इंटर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte एंड दैट इज नोन एज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. तो आई होप सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ एक्चुअली द फर्टिलाइजेशन इज अचीव्ड. इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी, समझ में आया कि नहीं आया? यहीं पे हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं. बेसिकली यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ट्विंस के बारे में, है ना. दो प्रकार के ट्विंस होते हैं. एक आपके होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस. यस, दो प्रकार के ट्विंस होते हैं, हमें पता है. तो एक हमारे हो जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ट्विंस नाउ. वन इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस. मोनोजाइगोटिक, है ना. मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट आइडेंटिकल ट्विंस. समझ में आया कि नहीं? आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं. मोनोजाइगोटिक ट्विंस को क्या बोलेंगे? हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे. ठीक है,
एक सेकेंड, मेरा पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। ओके, आइडेंटिकल ट्विंस, यस, आइडेंटिकल ट्विंस। और दूसरा हो जाएगा आपका डाइजाइगोटिक, या इसी को हम बोल सकते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस, है ना। डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रैटर्नल ट्विंस बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस है या आइडेंटिकल ट्विंस है, ये कैसे बन रहा है, इसमें कितना जाइगोट की ज़रूरत है, एज द नेम सजेस्ट, है ना। मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल या वन, और जाइगोटिक मतलब क्या होता है, जाइगोट। यानी इसमें कितने जाइगोट की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली बताओ कितने जाइगोट की रिक्वायरमेंट है, बोलो। यहाँ पर हमें एक ही जाइगोट की रिक्वायरमेंट है, यानी एक ओवम होगा और एक स्पर्म होगा। एक स्पर्म और एक ओवम जब फ्यूज करके, है ना, बनता है कौन, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ट्विंस बनता कैसे है बेसिकली, जैसे मान लो जो मॉड्यूला स्टेज है, मॉड्यूला स्टेज क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे, 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज इज कॉल्ड मॉड्यूला स्टेज। अगर मान लीजिए मॉड्यूला स्टेज जो है स्प्लिट कर गया, है ना, या फिर एक और स्टेज आता है ब्लास्टोसिस स्टेज, वो अगर स्प्लिट कर गया, है ना, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि हमारा इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, हमारे में जो डिवीजन होता है वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। यानी जो इनिशियल सेल्स होते हैं हमारे में, जैसे मॉड्यूला में या ब्लास्टोसिस्ट में, हमें उन सेल्स में नहीं पता कि कौन सा सेल क्या बनाएगा, कौन सा सेल पैर बनाएगा, हाथ बनाएगा, ये हमें नहीं पता होता है। यानी ईच एंड एवरी सेल इज स्टेम सेल। उस स्टेज तक सारे सेल्स जो होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं। दे आर टोटीपोटेंट सेल, दे हैव द कैपेबिलिटी टू गिव राइज टू द कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। यस और नो, इस तरह के क्लीवेज को इनडिटर्मिनेट क्लीवेज बोलते हैं, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। यस और नो, एनिमल किंगडम में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि काइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, वहीं पे मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, इन सब में डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। यस और नो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे आगे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि या तो मॉड्यूला स्प्लिट हो जाएगा या ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग। किसकी स्प्लिटिंग हुई, ऑफ मॉड्यूला विच इज 8 to 16 सेल स्टेज, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ब्लास्टोसिस्ट, इसमें से कुछ भी अगर टूट गया तो उसको क्या बोल देंगे हम, कि उससे क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो ये टूट गया, तो ये जो सेल्स हैं अभी इनका डेस्टिनी हमें नहीं पता कि ये सेल क्या बनाएंगे, है ना। यानी एक एक सेल जो है वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, है ना। दे आर द टोटीपोटेंट सेल, दैट मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह का जब ट्विंस बनेगा, तब उस तरह की ट्विंस को हम क्या बोलेंगे, वी आर कॉलिंग इट आइडेंटिकल ट्विंस। क्यों, क्योंकि वो एक जैसे रहेंगे, हु बहू एक जो दूसरे से मिलते हैं। अंडरस्टूड। इवन अगर एक को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो ट्रांसप्लांटेशन में भी आइडेंटिकल ट्विंस से अगर हम कोई ग्राफ्ट लेते हैं तो उसके रिजेक्शन का चांस बहुत बहुत कम होता है। अंडरस्टूड। इसमें जो बच्चे बनेंगे या तो दोनों लड़के होंगे, क्योंकि जाइगोट की स्टेज पे ही जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है वो डिटरमाइन हो चुका है, या तो दोनों लड़कियां होंगी। यस और नो, दोनों के दोनों बॉयज़ होंगी या दोनों की दोनों गर्ल्स होंगी। इज दिस क्लियर। वहीं पे अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस का हम बात करें तो डाई वर्ड का मतलब ही होता है टू, और जाइगोटिक का वर्ड का मतलब क्या होगा, जाइगोट। यानी कि कभी कभी क्या होता है, वी जनरली नो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में एक ओवरी जो है वो एक ही सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज करती है, लेकिन कभी कभी बाई चांस क्या हो सकता है ना कि दोनों ओवरीज ने सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज कर दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में, और दोनों जो सेकेंडरी ओवोसाइट्स हैं वो फर्टिलाइज हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली 2 ओवा है और 2 स्पर्म्स हैं। अंडरस्टूड और नॉट। इसमें 2 ओवा है और 2 स्पर्म्स हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, या एक लड़का एक लड़की हो सकता है। समझ में आया कि नहीं। और एक दूसरे के जैसे एग्जैक्टली नहीं दिखते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली जो स्पर्म है और ओवम है वो अलग अलग है ना। 2 अलग अलग स्पर्म है, 2 अलग अलग ओवम है, तो एक गर्ल एक बॉय होगा। अंडरस्टूड और नॉट। ये कुछ भी हो सकता है। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों लड़के दोनों लड़कियां, या एक गर्ल और एक बॉय भी हो सकता है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट क्लास हम इम्प्लांटेशन और फर्दर जो भी एम्ब्रॉयडरिंग डेवलपमेंट होगा वो सब पढ़ेंगे। जो लोग आज मेरे क्लास में नए हैं वो लोग मेरे वीडियोज़ देख लीजिए पहले के भी, जो हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल और बाकी चीज़ों पर बनाया है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, है ना।
और कमेंट बॉक्स में मुझे एक चीज़ का आप जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन है कि व्हेन इज मियोसिस 2 कंप्लीटेड एंड व्हाट इज द साइट ऑफ कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। ये क्वेश्चन का आंसर आई वांट यू कि आप लोग दें इन द कमेंट बॉक्स। समझ में